अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। अर्पिता ट्रे ले जाकर रख देती है और कप निकालकर सिंक में रखती है तो उसके नीचे रखा नोट दिख जाता है। वो उठाकर उसे पढ़ती है जिस पर लिखा होता है, नोट फेयर अप्पू। ओह, मतलब नाराजगी है। लेकिन हमारे ऐसा क्या किया जो नाराजगी है? हमने तो इनके भले के लिए ही तो रोका था। बात करते हैं जाकर, सोचते हुए वो रसोई से प्रशांत जी के पास आती है। उसे देख गर्दनें नीचे कर अपना फोन निकाल चलाने लगते हैं। अर्पिता, अब हम क्या करें? कुछ बात करने से तो रहे। परम जी और श्रुति दोनों ही आ गए। अब तो हमारी एकमात्र आस नोट वाली बातचीत ही बची। काश हमारे पास हमारा फोन होता तो हम उसे 2 मिनट से पता कर लेते, लेकिन खैर, अब हम एक काम कर सकते हैं। कहते हुए अर्पिता श्रुति के पास जाकर बैठ जाती है। अर्पिता, श्रुति, वो हमें ऑनलाइन कुछ सर्च करना है, तो क्या तुम अपना फ़ोन 2 मिनट के लिए दोगी? श्रुति, ये लो। श्रुति मुस्कुराकर उसके हाथ में फ़ोन थमा देती है। अर्पिता उसका फ़ोन ले प्रशांत का नंबर सर्च कर उनके लिए एक संदेश लिख सेंड कर देती है और श्रुति के फ़ोन से उसे मिटा थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्चिंग करने लगती है। प्रशांत जी जो जानबूझकर फ़ोन चला रहे हैं, वो हमारी अर्पिता को थोड़ा सा परेशान करने के लिए उनके पास संदेश पहुंचा जाता है। आपसे बात करनी है, हम छत पर इंतजार कर रहे हैं। अर्पिता। प्रशांत जी संदेश पढ़ अर्पिता की ओर देखते हैं जो श्रुति का फोन चला रही है। श्रुति, ये लो फोन, हमारा काम हो गया। श्रुति की ओर फोन बढ़ाकर अप्पू ने कहा और वहां से उठकर छत पर चली जाती है जहां इस समय कोई नहीं होता है। अब अक्टूबर में मध्यम में शाम के समय हल्की हल्की सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, तो रात के समय भला वहां कौन होगा? अर्पिता छत पर डाली गई बेंच पर बैठ जाती है। परम का फोन आ जाता है तो वो अंदर चले जाते हैं। तो प्रशांत एक बार फिर देखते हैं तो अर्पिता वहाँ नहीं पाते हैं। तो मतलब अप्पू छत पर चली गई है। देखता हूँ क्या बात करनी है इन्हें, सोचते हुए वहाँ से उठकर छत पर चले जाते हैं। जाकर अर्पिता के पीछे खड़े हो जाते हैं। अर्पिता, आ गए प्रशांत जी? प्रशांत हाँ संक्षिप्त में कहा। अर्पिता, वो हमें ऐसे बुलाना पड़ा, उसके लिए सॉरी। प्रशांत, कोई ना, बताओ क्या कहना है? अर्पिता, कहना नहीं जी, पूछना था। प्रशांत, क्या पूछना था? अर्पिता, आपने ये क्यों कहा कि नॉट फेयर? हमने ऐसा क्या किया? ये सुन प्रशांत मन ही मन खुश होते हैं, लेकिन उत्तरी तौर पर दिखावा करते हुए कहते हैं, तो अब ऐसा कारनामा करोगी तो क्या कहता? अर्पिता, वही तो पूछा मैंने, ऐसा क्या किया? प्रशांत, अच्छा तो ये बताओ, मुझे बाहर जाने से काहे रोका? मैं कितने जरूरी काम से जा रहा था और तुमने रोक लिया काहे? प्रशांत की बात सुन अर्पिता हंसते हुए कहती है, बस इतनी सी बात? अरे वो तो हमने इसलिए रोका कि आपको जुकाम। स्टॉप अप्पू, क्या कह रही हो इनसे? खुद से हो सोच। वो चुप हो जाती है। अर्पिता की बात सुन प्रशांत तो मन ही मन खुशी से भर जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा और तंग करने के उद्देश्य से कहते हैं, क्या हुआ अप्पू, चुप काहे हो गई? बोलो, काहे रोका मुझे? प्रशांत की बात सुन अर्पिता कहती है, हम बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि रात में 9 बजे आपका कौन सा जरूरी काम आ रहा था, वो अभी इस बारिश में? जरा हमें भी पता चले आपको जाने की वजह। वो कहते कहते आछी करते हुए प्रशांत फिर से छींकने लगते हैं। आछी उन्हें चीख कर आने लगती है और उनकी नाक लाल हो जाती है। माफ कीजिएगा, हम भी ना एक नंबर की पागली है। आपको छींक तो पहले से ही आ रही थी, हमने आपको यहाँ छत पर आने को कहा। सॉरी प्रशांत जी, आप चलिए नीचे, हम गर्म पानी लाकर देते हैं, आप बस स्टीम लीजिएगा। आप चलिए, कहते हुए अर्पिता प्रशांत के हाथ पकड़ती है और उसे नीचे ले आती है। प्रशांत तो अर्पिता की इस हरकत पर मुस्कुराने लगते हैं। वही अर्पिता प्रशांत से बिन सोचे समझे प्रशांत को लेकर जाती है और जाकर हॉल में बिठा देती है। वह हाथ छोड़ आगे बढ़ने को होती है कि फिर उनके दुपट्टे के कारण वो रुकना पड़ता है। अर्पिता मुड़ती और दुपट्टा निकालते हुए बड़बड़ाने लगती है, बस तुम्हारी ही कमी थी। अब लगता है हमें अपना पहनावा ही बदलना पड़ेगा। प्रशांत उसके चेहरे की ओर देखते हैं जो उन्हें इस समय दुनिया की सबसे मासूम लड़की का लगता है। अर्पिता दुपट्टा निकाल लेती है और बड़बड़ाते हुए कहती जाती है, तुम्हें बस इसी पूरी दुनिया में इनका हाथ ही मिलता है उलझने को। ये तो कह भी देते हैं इनका हाथ भाग गया है। अब इन्हें कैसे समझाए कि
साजिश व कायनात है। हम जानबूझकर थोड़े ही कुछ करते हैं। वह रसोई में पहुंच जाती है और पानी गर्म करने रख देती है। वही दूसरी तरफ काढ़ा बनाने रख देती है। कुछ ही समय में उसकी दोनों चीज तैयार हो जाती है। वह दोनों चीजों ले जाकर हॉल में बैठे हुए प्रशांत के पास रख देती है और खुद श्रुति के पास के विक्स और टॉवल ले आकर वहीं टेबल पर रख देती है। प्रशांत एक बार फिर से फोन उठा लेते हैं और उसे चला रहे हैं। उन्हें व्यस्त देख वह हाथों से फोन छीन लेती है और उसे बंद कर खड़ी हो जाती है। हाय, तुम्हारी यूं मेरी चीजों पर अधिकार जताकर छीनना मुझे अंदर ही अंदर बेहद सुकून दे जाता है, जो मुझे एहसास दिलाता जाता है मेरे लिए तुम्हारे मन में छिपी इन विरुद्ध भावनाओं का। प्रशांत मन ही मन कहते हुए मुस्कुराते हैं। अर्पिता, अब मुस्कुराना तो बाद में, पहले स्टीम ले लो, फिर यह काढ़ा पी लो, नहीं तो सुबह तक आपकी हालत और खराब हो जानी है। प्रशांत, मैं ले लूंगा, तुम्हें टेंशन ना लो और जाकर रेस्ट कर लो। अर्पिता, हाँ हम कर लेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। ओके कह वो स्टीम लेने लगते हैं तो अर्पिता वहां से बाकी काम खत्म करने निकल देती है और कुछ मिनटों में ही सारा काम खत्म भी कर लेती है। प्रशांत स्टीम ले लेते हैं और काढ़े वाला कप ले रसोई में रखते हैं। अर्पिता जो वही काउंटर पास वाली जमीन पर बैठ कुछ ढूंढ रही होती है, सो प्रशांत उसे देख नहीं पाते हैं। वह कप रख मुड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। अर्पिता उठकर देखती है तो भरा हुआ कप देखती है। अर्पिता उसे लेकर बाहर निकलती है तो परम को अपनी ओर आता देखती है। अर्पिता, अब तो हमने कुछ न कह पाएंगे, सोचते हुए वापस लौटती है और नोटबुक देख एक नोट लिखती है, प्लीज फिनिश दिस, और वह कप एक बार फिर से ले जाकर प्रशांत के सामने रख देती है। प्रशांत, ओहो, मुझे लगा कि तुम आसपास नहीं हो तो जाकर वापस रख आता हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि तुम पिलाकर ही छोड़ोगी। अर्पिता, अभी भी लग ही रहा है, कहते हुए वो ट्रे टेबल पर रख देती है और वहां से चली आती है। परम जो जाते रसोई की ओर रहता है, लेकिन अर्पिता को देख रुक जाता है। वहीं अर्पिता बिन कुछ ज्यादा बोले वहां से श्रुति के कमरे में जाकर बैठ जाती है। परम, ये भाई को समझना इतना मुश्किल क्यों है? अर्पिता के बिहेव से तो मुझे साफ समझ आ रहा है, लेकिन भाई ये वैसे तो इतनी बातचीत करते हैं, लेकिन इनके सामने जैसे बातें ही खर्च हो गई हो इनकी। अब क्या बेटे परम, चलो ड्यूटी पर। अब यहाँ का सिरा नहीं सही उलझा हुआ धागा समझ में आ जाए तो बात बने, कहते हुए परम प्रशांत की बताई ड्यूटी पर लग जाता है। वही हॉल में बैठे हुए प्रशांत कप उठाने हंसी नोट दिख जाता है, प्लीज फिनिश दिस पढ़ते हुए कहते हैं, वाई नॉट, और एक ही बार में खत्म कर देते हैं। प्रशांत, छोटे, मुझे भूख नहीं है, अभी तो मेरे लिए खाना मत निकालना, मैं सोने जा रहा हूँ अभी, आवाज देते हुए कहते हैं और जवाब का इंतजार किए बिना वहां से चले जाते हैं। अर्पिता प्रशांत की बात सुन लेती है और बुदबुदाती है, अभी कुछ देर बाद आपको रेस्ट मिल जाएगा, तब आपको भूख और प्यास दोनों लगेगी तो एक्स्ट्रा खाना रखना पड़ेगा, काहे कि हमने भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, और शायद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। सोच वो रसोई में पहुंच जाती है जहां परम हैरानी से उसे देख रहे हैं। परम, ये सब आपने किया है? अर्पिता, जी। परम, लेकिन काहे अर्पिता जी, मैं और भाई कर लेते ना, फिर काहे? अर्पिता, काहे कि हमें लगा कि कर लेना चाहिए, आप और प्रशांत जी दोनों ही थके हुए थे तो बस सोचा कर लेते हैं, वैसे भी इसमें समय कितना लगता है। परम, लेकिन हम दोनों, कोई नहीं, थैंक यू, शायद इन्हें हमारा ये सब कार्य करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ऐसा कहा उन्होंने, अब से हमें ध्यान रखना होगा। सोचते हुए वो वहीं दरवाजे से ही वापस आ जाती है। श्रुति जो अपने कमरे में होती है, अर्पिता वहीं जाकर बैठ जाती है और उसके साथ मिल पढ़ाई करने लगती है। परम रसोई में, श्रुति और अर्पिता जी आप लोग बाहर आ जाइए, खाना लग चुका है। ओके भाई, श्रुति ने कहा और दोनों बाहर चली आती है। अर्पिता और श्रुति दोनों हॉल में नीचे चटाई बिछा बैठ जाती है। परम भी आकर बैठ जाता है। श्रुति अर्पिता के लिए प्लेट लगाने लगती है। अर्पिता, श्रुति हमारा मन नहीं है, अभी हम बस एक कप कॉफी पीना चाहेंगे, वो तो बस तुम्हें कंपनी देने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। अर्पिता की बात सुन परम कहता है, कहीं तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? वो मैं बस साफ तौर पर अपनी बात कहता हूँ, मेरी बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं नहीं परम जी, हमारा सच में मन नहीं है, जब होगा तब हम आपको बिन कहे ले लेंगे, अर्पिता ने परम से कहा। गुड, जब चाहे तब, परम ने जवाब दिया और चुपचाप बैठ अपना खाना खाने लगता है। कुछ देर में सभी उठ जाते हैं तो अर्पिता श्रुति के साथ वहां से चली जाती है, जहाँ श्रुति बिस्तर में दुबक कर नींद की आगोश में चली जाती है और अर्पिता अब पढ़ने में जुट जाती है। अप्पू रुको यार, आगे नहीं बढ़ना, आगे गहरी खाई है
रुक जाओ प्लीज, वो मेरी बात तो सुनो। चारों ओर हरियाली उड़ी धरती, पहाड़, पेड़, नदियां, झरने, कहीं ऊंचाई तो नहीं, नीचे गहरी खाई और ढलान भरे रास्ते। उन्हें रास्ते पर अर्पिता दौड़ती जा रही है और उसके पीछे उसे रोकते हुए दौड़ रहे हैं प्रशांत। प्रशांत, रुक भी जाओ, पैर फिसल गया तो लुढ़क जाओगी। बात तो सुनो एक बार। मुझे सच में चित्रा की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था। उनसे यूं अचानक व्यस्त अपनी फीलिंग्स जीने जान मैं खुद हैरान हूँ। अर्पिता रुकती है और पीछे प्रशांत की ओर मुस्कुराते हुए देखती है। आंसू और मुस्कुराहट का संगम एक साथ उसके चेहरे पर झलक रहा है। वह हाथ उठाती है, बाएं करते हुए पीछे कदम बढ़ाती है, जहां वह नीचे ढलान की वजह से ढुलकती चली जाती है। अप्पू नहीं। एक झटके में उसकी आंख खुलती है और पसीने से तरबरा माथा। अप्पू तुम। कमरे में लाइट जलती है और कमरे में टंगी घड़ी पर एक नजर पड़ती है जिसने रात के 2 बज रहे हैं। प्रशांत, थैंक गॉड ये सपना ही था। वह उठते हैं, अपने आसपास देखते हैं जहां परम अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है। प्रशांत बिस्तर से उठते हैं और एक शॉल लेकर बाहर हॉल में पड़े सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और सोचते हुए कहते हैं, ये कैसा सपना था अप्पू? पहाड़ी ढलान जिसका गिरना? नहीं, सोचते हुए वो परेशान हो जाते हैं। धड़कने बढ़ जाती है तो वह परेशानी में उठकर टहलने लगते हैं। वही अर्पिता जो लेट नाइट अध्ययन कर रही होती है, कॉफी की तलब लगने पर उठकर कमरे से बाहर चली आती है तो प्रशांत को बाहर परेशान टहलता हुआ देखती है। कुछ सोच वो मुस्कुराती हुई रसोई में जाती है और 2 कप कॉफी बनाती है और लेकर प्रशांत के पास आ उसके पीछे खड़ी हो जाती है। प्रशांत, अप्पू तो तुम आ गई अपनी कॉफी के साथ। अर्पिता, जी। प्रशांत, अच्छा किया, सिर दर्द कर रहा था, मैं भी सोच ही रहा था चाय के बारे में, तब तक तुम कॉफी ले आई। अर्पिता, जी सॉरी, हमें लगा आप कॉफी, हम अभी चाय लेकर आते हैं, कहते हुए वो दोनों मग नीचे रखती है और जाने के लिए मुड़ती है तो प्रशांत उसके आगे आए कहते हैं, बहुत जल्दी में रहती हो? नहीं, मैंने बोला क्या जाने को। नहीं ना, सब ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं कुछ बिस्किट लेकर आता हूँ, तुम्हें मिलेंगे नहीं ना? प्रशांत ने कहा। अर्पिता, कॉफी के साथ बिस्किट? कोई कम्युनिकेशन ही नहीं, इसका मतलब इन्हें अब भूख लगी है और अब इस समय ये खाना तो खाएंगे ही नहीं। लगभग 2 घंटे बाद ब्रह्म मुहूर्त जो आरंभ हो जाएगा। प्रशांत रसोई से आ जाते हैं तो अर्पिता उनके साथ कॉफी एंजॉय करने लगती है। प्रशांत, बिस्किट? अर्पिता, नहीं। प्रशांत, वैसे अब तक जागा कैसे रही हो तुम? अर्पिता, वैसे ही जैसे आप जग रहे हैं। प्रशांत, वो मैं तो बुरे सपने के वजह से जग गया, नहीं तो मैं गहरी नींद में सो रहा था। अर्पिता, तो आप सपनों पर यकीन करते हैं? प्रशांत, हाँ बिल्कुल। अर्पिता, ओके। कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। प्रशांत, वैसे तुमने बताया नहीं, अब तक काहे जग रही हो, पढ़ाई कर रही थी क्या? अर्पिता, जी अब पूरे दिन में यही कुछ घंटे मिलते हैं, अगर इन्हें भी नींद में वेस्ट कर दिए तो कैसे हम अपने सपनों को पूरा करेंगे? ये बात भी सही है। वैसे अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो बेझिझक बोल सकती हो। प्रशांत ने अपनी कॉफी का मग नीचे रखते हुए कहा। अर्पिता, जी बिल्कुल, हम अवश्य पूछेंगे। प्रशांत के गले में हल्की हल्की सी खराश होती है जिसे देख अर्पिता समझ जाती है और धीमे से कहती है, अब पक्का जुकाम होना है इन्हें। प्रशांत, कुछ कहा तुमने? अर्पिता, ना नहीं, कुछ नहीं। प्रशांत, ठीक है, तो अब जाकर सो जाना, रात काफी हो गई है, समझी? काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है। अर्पिता, जी। प्रशांत, ओके, मैं अब जाता हूँ, सुबह फिर से रूटीन पर लगता है, गुड नाइट। अर्पिता, गुड नाइट। प्रशांत उठकर चल देते हैं और 4 कदम आगे बढ़ मुड़ते हैं हुए कहते हैं, सुनो, नाइट का मतलब नाइट, नॉट स्टडी। जी, अर्पिता ने कहा तो प्रशांत थंब कर वहां से चले जाते हैं। अर्पिता कॉफी का कप उठा उन्हें साफ कर रख वहां से वापस चली जाती है। कुछ घंटों बाद सुबह हो जाती है तो सभी उठकर अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। प्रशांत, छोटे, आज फिर एक व्यक्ति का भोजन बच गया काहे? परम, काहे कि अर्पिता जी ने मना कर दिया था। प्रशांत, लेकिन क्यों? परम, अब ये क्यों, ये मुझे नहीं पता। प्रशांत, ओके, कोई नहीं, इसे मैं फिनिश कर लूंगा, बाकी तुम अब टिफिन लगा लो, मैं रेडी होकर आता हूँ, कहते हुए चारों ओर एक सरसरी नजरें दौड़ाते हैं और बाहर चले आते हैं। बाहर सोफे पर टेबल पर मैगजीन रखी होती है जिसे देखो मुस्कुराते हुए उसके पास जाते हैं और झुककर मैगजीन को नीचे रखे नोट निकालकर पढ़ते हैं। आज हमें मंदिर जाना है, आप ऑफिस जाने से पहले एक बार स्टीम ले लेना, हम मंदिर से ही ऑफिस
पहुंच जाएंगे तो आज इंतजार नहीं करना। पढ़कर प्रशांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब बात तो माननी ही पड़ेगी, तभी तो इश्क निभाना जा सकता है। कहते हुए वो कमरे में चले जाते हैं जहां वॉशरूम में लगे गीजर में पानी गर्म करते हैं और 5 मिनट स्टीम ले मुस्कुराते हुए तैयार होने लगते हैं। तैयार वो बाहर आते हैं जहां परम श्रुति का इंतजार कर रहे हैं। श्रुति, वैसे तुम अर्पिता के साथ काहे नहीं गई? प्रशांत ने पूछा। श्रुति, हाँ भाई, कह रही थी कि उसे मंदिर जाना है, आज किसी का जन्मदिन है तो बस इसीलिए ही प्रार्थना करनी है। प्रशांत मन ही मन, वो मेरी प्यारी सिस्टर और भाई, अपने भाई का जन्म दिवस ही भूल गए, और वह जिसे मैंने अभी बताया तक नहीं, न जाने कैसे पता कर लिया उसने, कमाल है। परम, चलो श्रुति। श्रुति का परम के साथ निकल जाती है और प्रशांत अपना हेलमेट उठाते हैं। उसके नीचे चिट के साथ एक उपहार देख मुस्कुराने लगते हैं। मुझे कुछ यूं भा गया है तुम्हारा ये परवाह करने का अंदाज कि अब मेरी नज़र घर में हर कोने में स्वच्छ कागज का टुकड़ा ढूंढती है। कहते हुए वो उपहार का नोट उठा अपने बैग में रख ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। प्रशांत बड़े ही उत्साहित होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर वो अर्पिता उपहार में लेकर क्या आई है। वह अपने फ्लोर का लॉक लगा वहां से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मंदिर में, पंडित जी, ये पूजा की थाल ठाकुर जी को अर्पित कर दीजिए। अर्पिता ने थाल देते हुए पंडित जी से कहा। अवश्य बेटी, कहते हुए वो थाली लेकर उसकी सामग्री ठाकुर जी को अर्पित कर थाल वापस कर देते हैं। अर्पिता वही हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना करती है और फिर वहां से प्रसाद ले ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑटो में बैठे बैठे मन ही मन सोचती है, श्रुति ने हमें अपने प्रशांत भाई के जन्मदिन पर दिए जाने वाले सरप्राइज के बारे में बता दिया, जिससे हमें पता चला कि आज 21 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस है। नहीं तो हमें भी उनकी तरह ही डायरेक्ट रात को ही पता चलता। रात से याद आया कि इनके घर में कुछ सदस्य यहाँ आएंगे। अब हमें यह भी नहीं पता कौन कौन आएंगे, और किरण, उसका आना तो बनता है। शायद परम जी ने उसे अवश्य बुलाया ही होगा। हमें अब चोरनी की तरह छुपना पड़ेगा सबसे। क्या किस्मत पाई है हमने, अपने से ही छुपना पड़ेगा। लेकिन कैसे? हम इस बारे प्रशांत जी से भी बात नहीं कर सकते। आखिर सरप्राइज जो प्लान किया है उनके लिए। सोचते सोचते अर्पिता ऑफिस पहुंच जाती है और उतर कर अंदर की ओर चली जाती है। ऑफिस पहुंच वह नीलम से मिलती है, जो उसे उसके केबिन में पहुंचा आती है। वहीं प्रशांत पहले से ही ऑफिस पहुंच चुके हैं। वह अपने केबिन में आराम से बैठ जाते हैं। श्रुति भी उन्हीं के सामने बैठी होती है। श्रुति भाई, सॉरी सर, वो हमने पूछना था कि मिस अर्पिता यहाँ पहुंची कि नहीं। प्रशांत श्रुति को सुन बेल बजाते हैं। बाहर से नीलम उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। प्रशांत, नीलम, मिस अर्पिता आ गई कि नहीं? नीलम, जी, अर्पिता करीब 2 मिनट पहले आ चुकी है। प्रशांत गंभीरता से, ओके, तो उसे कार्य समझा दिया आपने? नीलम, जी। प्रशांत, और वो एक नया एम्प्लॉय नियुक्त किया था, सात्विक, उसका क्या रिपोर्ट है? नीलम, सर, सात्विक अभी तक नहीं आया है। प्रशांत, ठीक है, अभी भी 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट के बाद प्रवेश वर्जित है। अगर 5 मिनट के अंदर आ जाता है तो उसे चित्रा मैडम के पास उनके अंडर काम करने के लिए भेज देना। नीलम, ओके सर। प्रशांत, नीलम, ये मिस श्रुति है, ये आज से अर्पिता के अंडर वर्क करेगी। नीलम, ओके सर। प्रशांत, यू कैन गो नाउ। ये सर कहते हुए नीलम वहां से चली जाती है। उसके साथ ही श्रुति भी चली जाती है। दोनों के जाने के बाद प्रशांत एक गहरी सांस लेते हैं और अपना बैग निकालकर उसमें रखा नोट और उपहार दोनों निकालकर टेबल पर रख लेते हैं और मुस्कुराते हुए नोट पढ़ने लगते हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और बड़ी डी वाली खूबसूरत सी सुबह। जन्मदिवस की हृदय की गहराइयों से अनेक शुभकामनाएं। ठाकुर जी आपको दीर्घायु प्रदान करे। आपके लिए बधाई के साथ साथ एक उपहार भी है। हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्रशांत, तुम्हारा दिया हुआ पहला उपहार मुझे जरूर पसंद आएगा अप्पू। अब जरा देखो तो वो उपहार है क्या? सोचते हुए वो जल्दी जल्दी उसे खोलते हैं। उपहार देखो, मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। वह एक खूबसूरत सा सनग्लास होता है। प्रशांत, बेहद खूबसूरत, कहते हुए मुस्कुराते हैं। वही नीलम श्रुति को अर्पिता के केबिन में ले जाती है। नीलम, गुड मॉर्निंग मिस अर्पिता। अर्पिता, गुड मॉर्निंग मैम, और श्रुति को देख चौंक जाती है, लेकिन ऑफिस की वजह से कुछ नहीं कहती है।
नीलम, मिस अर्पिता, ये मिस श्रुति है। बॉस ने इन्हें आपके मदद के लिए नियुक्त किया है। श्रुति, हेलो मैम। अर्पिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो श्रुति से हेलो कहती है। नीलम वहां से चली जाती है। उधर सात्विक समय रहते ऑफिस आ जाता है तो नीलम उसके पास आती है और उसे चित्रा के पास ले जाती है। नीलम, गुड मॉर्निंग मैम। चित्रा, गुड मॉर्निंग नीलम। नीलम, ये है मिस्टर सात्विक, आपके नए असिस्टेंट। सात्विक, गुड मॉर्निंग मैम। चित्रा एक नज़र उस पर डालती है और गुड मॉर्निंग का जवाब दे कार्य में लग जाती है। नीलम, सो मिस्टर सात्विक, हैव ए गुड डे। सात्विक, यू टू मैम। नीलम वहां से चली जाती है और सात्विक वहीं चित्रा के साथ कार्य सीखने लग जाता है। अर्पिता के केबिन में श्रुति है। अर्पिता, देखो मैं भी आ गई। अर्पिता, हाँ देख रहे हैं हम, और हम बहुत खुश है ये जानकर कि आखिर तुम भी हमारे साथ ही कार्य करोगी। लेकिन एक बात समझ न आई, तुमने शाम को अपना दस्तावेज दिखाया था, फिर तुम किस समय यहाँ साक्षात्कार देकर गई थी? हंसते हुए, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अर्पिता, कहीं यह ऑफिस तुम्हारी पहचान का तो नहीं है? श्रुति, हो भी सकता है और नहीं भी, यह तो सीक्रेट है। अर्पिता, ठीक है, देख लिया तुम्हारा सीक्रेट। चलो अब काम पर लग जाते हैं, नहीं तो मिस नीलम आकर डांट देनी है। श्रुति, ठीक है कहती है और दोनों कार्य पर लग जाती है। बीच बीच में एक सीनियर स्टाफ आकर अर्पिता को कार्य समझा जाता है, जिसे श्रुति भी समझ लेती है। इधर केबिन में बैठे हुए प्रशांत उस सनग्लास के बारे में बार बात अपनी आंखों पर लगाते हैं और मोबाइल से कैमरा ऑन कर अपने चेहरे को देखते हैं। देखते देखते उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है, जो उनके मन में फूट फूट कर भरी हुई दिखाई दे रही है। इधर चित्रा अपने केबिन में बैठ कार्य कर रही है। चित्रा, सात्विक, आप कुछ समय के लिए सिस्टम पर कार्य करिए जो अभी आपके मैंने समझाया है। सात्विक, ओके मैम। चित्रा एक फाइल उठा वहां से निकल आती है और प्रशांत के केबिन में जाती है, जहां वो प्रशांत को यूं अकेले अकेले मुस्कुराता हुआ देखती है। चित्रा, क्या बात है, बड़े ही चार्मिंग लग रहे हैं आप। आवाज सुन प्रशांत हड़बड़ाते हुए सनग्लास उतारकर टेबल पर रखते हुए कहता है, थैंक यू। वह चित्रा की ओर देखता है, जो उसे रात का स्वप्न याद आ जाता है, जिसे याद करते ही वह अपने चेहरे पर मुस्कान छुपा जाता है और कहता है, आप यहाँ, क्या कोई कार्य था? चित्रा, जी कार्य ही था। वह यह फाइल एक बार देख लीजिएगा और फिर चेक कर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। प्रशांत, ओके, आप इसे टेबल पर रख दीजिए, मैं देख कर भिजवा दूंगा। चित्रा, ओके, वैसे एक बात पूछूं? ओहो, अब ये न जाने क्या कहेगी, मुझे इनसे दूर रहना होगा, अब यही अच्छा है मेरे लिए। लेकिन त्रिशा उससे मिले बिना तो चैन ही ना पड़े हैं, कोई ना कोई उपाय खोजता हूँ। चित्रा, आप ठीक तो हैं? आज आप कुछ बदलते हुए लग रहे हैं। प्रशांत, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ पूछ रही थी? चित्रा, हाँ, वो बस ऐसे ही रहने देते हैं। प्रशांत मन ही मन खुश होते हुए कहता है, ओके। चित्रा एक बार फिर से प्रशांत की ओर देखती है, जो फाइल उठाकर चेक करने में लग जाता है। चित्रा वहां से बाहर चली जाती है और सोचती है, कल तक तो ठीक ठाक थे ये, आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अपने स्वभाव के उलट ही आज अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं। सोचते हुए चित्रा अपने केबिन में पहुंच जाती है और सात्विक को गाइड करने लगती है। वहीं चित्रा के जाने के बाद प्रशांत सोचते हैं, बहुत देर हो गई है, अर्पिता को देखे हुए उसका केबिन भी तो मेरे कमरे से सटा हुआ है। अगर सामने होता तो एक बार देख लेते, उसे सामने शिफ्ट किया जा सकता है। अब कोई ना कोई तिगड़म भिड़ानी पड़ेगी। सोचते हुए प्रशांत नीलम को बुलाकर उससे कहते हैं, मैं एक बार वो जो 2 नए एम्प्लॉय आए हैं उनके कार्य करने के तरीके को परखना चाहता हूँ, तो प्लीज विल यू? नीलम, यस सर, आखिर यही तो मेरा काम है। चलिए सर। कहते हुए नीलम आगे जाती है तो उसके पीछे प्रशांत भी जाते हैं और दरवाजे के पास पहुंच वो नीलम से कहते हैं, अब आप जा सकती है। नीलम, जी सर, कह वहां से चली जाती है। प्रशांत वही दरवाजे से सही एक तरफ खड़े हो अर्पिता को देखने लगते हैं। अर्पिता श्रुति को बताते बताते रुककर अपने आसपास देखती है। उसे चारों ओर देखता हुआ पाकर वह एक तरफ हट जाते हैं। अर्पिता को जब कोई नहीं दिखता तो वह उससे कार्य पर लग जाती है। श्रुति, क्या हुआ, क्या देख रही थी तुम? अर्पिता, हमें लगा कि हमारे आसपास कोई है तो वही देख रही थी। प्रशांत, हाय, मेरे आने की आहट महसूस कर तुम्हारा यूं मुझे बेचैनी से चारों ओर देखना बड़ा ही स्पेशल फील कराता है। वह कुछ सोचकर नीलम को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, नीलम एक कार्य करिए, वह जो 2 नए एम्प्लॉय आए हैं उन्हें ये जो सामने वाला केबिन है
न चित्रा मैम के पास वाला वहाँ शिफ्ट कर दो और उसके एम्प्लॉय को उन दोनों के केबिन में शिफ्ट कर दो। नीलम ओके सर, कल से हो जाएगा। प्रशांत गुड। तब तक लॉन्च टाइम के लिए अलार्म बज जाता है, सो वह तुरंत ही अपने केबिन में चले जाते हैं। अर्पिता और श्रुति दोनों ही बातें करते हुए कार्य कर रही है। अर्पिता, ये अलार्म किस लिए बज रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।